स्टूडेंट्स, कल हमने सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत से संबंधित कई चीज़ों का अध्ययन किया था। आज हम टाइलोसिस के बारे में बात करेंगे। टाइलोसिस क्या होता है? कई डाइकॉट प्लांट्स में काष्ठ मृदु ऊतक व रश्मि मृदु ऊतक में, मतलब मेडुलरी रेस का जो मृदु ऊतक है और जो जाइलम मृदु ऊतक है, उसमें कुछ अतिवृद्धियाँ निकलती हैं और ये अतिवृद्धियाँ भित्तियों में उपस्थित, भित्तियाँ जो होती है ना, किसकी भित्तियाँ? वाहिका और वाहिनिकाओं। तो ये भित्तियों में उपस्थित पिट्स में प्रवेश कर वाहिका की गुहा में आ जाती है। यानी जो पैरेन्काइमल सेल्स होती है साइड की, उनसे एक अतिवृद्धि निकलती है और ये अतिवृद्धि वाहिका वाहिनिकाओं का जो पिट्स होते हैं, उन पिट्स के माध्यम से उनकी ल्यूमन के अंदर आ जाती है और उसके बाद ये अतिवृद्धियाँ फूल कर गुब्बारे समान संरचनाओं में बदल जाती हैं। इनको हम टाइलोसिस कहते हैं। आप फर्स्ट डायग्राम देखिए, जहाँ टाइलोसिस, एलिस ऑफ टाइलोसिस दिखाया गया है। आप देखिए पिट के अंदर वो आई अतिवृद्धि, लेफ्ट से देखिए, और बीच में आके फूल गई। वो अतिवृद्धि सेल जो है फूल जाती है। फूलने से जो मार्ग होता है वाहिका वाहिनिकाओं का, यानी सीधे हाथ को जो पिट दिखाया है लेफ्ट वाले डायग्राम में, जो राइट का साइड है, पिट लिखा हुआ है, ऐसी लेफ्ट में पिट था, उस पिट में वो एंट्री करके बीच के ल्यूमन को उसने फूल के बंद कर दिया। तो क्या होता है, बंद होने से इन फूले हुए हिस्सों को हम कहते हैं टाइलोसिस। बी डायग्राम आप देखिए, एलिस है टाइलोसिस का। तो फूले हुए भाग दिखाए गए एलिस में, देखो टीएस में, बी डायग्राम में टीएस है। तो टीएस में बीच का हिस्सा जो उसमें देखिए आप, जो वाहिका उसका हिस्से पूरा वाहिका जो बीच की है, वो लाल लाल जो फूले हुए भाग हैं अतिवृद्धियों के, वो बीच के हिस्से को भर देते हैं। उसके कारण जो वाहिका की जो वाहिनिकाओं की जो गुहाएँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं। सामान्यतः ये द्वितीयक जाइलम में पाए जाते हैं, परंतु अधिकांशतः निष्क्रिय काष्ठ, जो काष्ठ अपना काम कर चुकी होती है, उसमें पाए जाते हैं। वाहिका की गुहाओं में इनकी संख्या अधिक हो जाती है कि वाहिका गुहा पूर्णतः टाइलोसिस से भर जाती है। टाइलोसिस के पूर्ण निर्माण के बाद स्टार्च, क्रिस्टल, रेजिन, गोंद आदि संग्रहित हो जाते हैं इसी वाहिका। पुराने टाइलोसिस की भित्ति मोटी होती है। टाइलोसिस की आकृति व आकार गुहा के व्यास पर निर्भर करते हैं। टाइलोसिस में संग्रहित पदार्थ जल व वायु के प्रवेश को रोकने, इसके अलावा जीवाणु व कवक के संक्रमण को रोकने में सहायता करते हैं और इस काष्ठ को, यानी जाइलम वाले हिस्से को, कठोर, चिरस्थायी व यूज़ करने की जो दृष्टि होती है उससे अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। टाइलोसिस का निर्माण तने में घाव भरने के समय भी होता है। तो टाइलोसिस एक तरह से पुरानी वाहिकाओं को बंद करने का काम करती है, जिसका कार्य ख़त्म हो चुका है, यानी जो निष्क्रिय हो चुकी हैं, और उनके अंदर टाइलोसिस बनने के बाद रेजिन वगैरह भर जाते हैं। तो टाइलोसिस क्या है? मृदु ऊतक कोशिकाएँ जब पिट्स के अंदर जाती हैं और अंदर जाके फूल जाती हैं, तो वाहिकाओं की गुहा बंद हो जाती है गुब्बारे नुमा संरचना से, और इस गुब्बारे नुमा संरचना को हम टाइलोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित कैम्बियम, उसको हम इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच के हिस्से भी विभाजित की हो जाता है, तो एक रिंग का निर्माण हो जाता है। उस रिंग से जो सेकेंडरी टिश्यू बनता है, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, जिसको हम द्वितीयक ऊतक भी कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि के समय बनता है। तो जब बहुत सारा ऊतक बन जाता है इस प्रकार से कैम्बियम की वृद्धि के द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम की वृद्धि के द्वारा, तो वो टिश्यू बाहर के एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस में दबाव डालता है, वल्कुट पर दबाव डालता है और एपिडर्मिस में दबाव डालता है, जिसके कारण जो बाहर की मुख्य एपिडर्मिस है वो कभी फट जाती है। जब एपिडर्मिस फट जाती है तो जगह जगह से टूटने के कारण वो सीधे वातावरण के संपर्क में आती है, तो एयर है, पानी है, कीड़े मकोड़े, वो उसको क्षति पहुँचाने का काम कर सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए पेरिडर्म का निर्माण होता है।
जो होता है किसी भी स्टेम के कॉर्टेक्स में। अब क्या होता है कि तनों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान द्वितीयक ऊतकों को बनने से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे मैंने जो बताया एपिडर्मिस जगह जगह टूट जाती है। तो अब क्या होता है, जो पेरिडर्म है वो डेवलप होती है कॉर्टेक्स के अंदर, वल्कुट के अंदर। पेरिडर्म 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती है, फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम, फैलम या कॉर्क और फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैम्बियम की, यानी कॉर्क कैम्बियम फेलोजन। देखो नाम से जनरेट करना, जन मतलब जनरेट करना। तो जो जनरेट करेगा, किस चीज़ को बनाएगा, वो कैम्बियम भी बनाती है किस चीज़ को, उसको हम फेलोजन भी कहते हैं या कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम की बात करें। अब ये क्या होती है, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण ये द्वितीयक पार्श्व विभज ऊतक होता है, मतलब साइड में लेटरल डेवलप होता है। कहाँ डेवलप होता है, कॉर्टेक्स के अंदर। यानी कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स एक रिंग के अंदर, वल्कुट की जो मृदुतक कोशिकाएं वो रिंग के अंदर विभजित की कोशिकाओं में बदल जाती है। यह जीवित स्थायी मृदुतक ऊतकों के विभज्य होने से बनता है। जैसा कि मैंने अभी अब कॉर्टेक्स की सेल्स विभज्य ऊतक की नेचर की हो जाती हैं और एक रिंग में कैम्बियम की तरह बिहेव करती है, इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो इसको हम कॉर्क कैम्बियम कहने से, ये कॉर्क कैम्बियम जिसको वेस्कुलर कैम्बियम की तुलना में कॉर्क संरचना सरल होती है, यानी वेस्कुलर कैम्बियम तो बड़ा टिपिकल है, इसकी सरल संरचना होती है। कॉर्क कैम्बियम की सेल्स पतली, सेल वॉल युक्त, जीवित, आयताकार, सक्रिय तथा इंट्रासेलुलर स्पेसेस रहित होती है। कॉर्क कैम्बियम की सेल्स में विभाजन कैम्बियम रिंग की सेल के समान होता है। प्रत्येक सेल के विभाजन से 2 पुत्री सेल बनती है। कॉर्क कैम्बियम एक वलय के रूप में या अलग अलग पट्टियों के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है। तो पहला है कॉर्क कैम्बियम, पेरिडर्म का पहला हिस्सा। अब जब कॉर्क कैम्बियम एक्टिव हुआ तो ये कोशिकाएं काटेगा, बाहर भी काटेगा और अंदर भी काटेगा। तो बाहर की तरफ की बात करें, मतलब कॉर्क कैम्बियम के फेलोजन के बाहर की तरफ बढ़ता है कॉर्क, फैलम। अब बात करते हैं फैलम या कॉर्क की। कॉर्क कैम्बियम की बाह्य सेल्स द्वारा कॉर्क का निर्माण होता है। ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनमें वायु तथा रंगीन पदार्थ भरे होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। इनकी सेल्स पर परिपक्व समय सुबेरिन नाम का पदार्थ निक्षेपित हो जाता है, जिस कारण से सेल्स जल और गैसों के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। ये ऊष्मारोधी होती हैं और ये मृत सेल्स तने के चारों ओर रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। कैसे, अब एपिडर्मिस तो खत्म हो गई थी, टूट गई जगह जगह से, है ना। तो जब वल्कुट सीधे एक्सपोजर पे आया वायु के, तो वल्कुट में जब इस तरह की सेल्स बन गई, कॉर्क बन गया, वो कॉर्क सेल्स पानी और गैसेज अपारगम्य हो गई सुबेरिन के निक्षेपण के कारण, तो वो अंदर नहीं आने देंगे किसी भी चीज़ को, तो उन्होंने रक्षात्मक आवरण को तैयार कर लिया। इसके बाद है आपका तीसरा, उसे कहते हैं फेलोडर्म। फेलोडर्म क्या है, ऊपर की तरफ तो कॉर्क सेल्स बन गई फेलोजन के, और अंदर की तरफ बनता है फेलोडर्म, जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम की सेल्स अंदर की तरफ क्या करती हैं, कुछ पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं में विकसित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है। ये सेल्स हरित लवक युक्त, जीवित, अंतर कोशिकीय स्थानों युक्त होती हैं। ये प्राइमरी कॉर्टेक्स से, जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है उससे जुड़ी रहती है। क्यों, क्योंकि नीचे कॉर्टेक्स में तो डेवलप हुआ था कॉर्क कैम्बियम, तो नीचे क्या है, कॉर्टेक्स ही तो है, उसी कॉर्टेक्स में इनकी सेल मिल जाती है। अब इस डायग्राम में आप देखो, सबसे ऊपर क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस, उसके नीचे फैलम या कॉर्क जिसमें कोई भी इंटरसेल स्पेसेस नहीं है, फिर फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम, और नीचे जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना है फेलोडर्म, वो देखिए इंटरसेलर स्पेसेस पाए जा रहे हैं, और कोशिकीय जो कोशिकाएं मृदु ऊतकीय होती है। तो इस तरह से इन तीनों को मिला के, यानी फेलोजिन, ऊपर की तरफ फैलम या कॉर्क, और फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम, फिर और नीचे फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिला के हम पेरिडर्म की संज्ञा देते